सो हेलो एवरीवन भाई, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं जो ओलियो बोर्ड का भी टीयर 1 वाले जो सीजीएल वाले लाइव मॉक चल रहे हैं उनके मैथ्स वाले सेक्शन का सोल्यूशन। ये वाला टेस्ट मतलब आज 13, कल 14, 15 तारीख तक लाइव रहेगा। तो मतलब जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया वो कर लेना पहले अटेम्प्ट, फिर सोल्यूशन को देखना ताकि पता रहे कि मतलब क्या गलतियां करी हैं, क्या नया मेथड है सीखने को मिल रहा है, फास्ट क्या तरीका, हर एक चीज समझ जाओगे आप। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन पहले नंबर के क्वेश्चन से। देखो भाई, इसमें क्या दे रखा है कि 9a प्लस बी इज इक्वल टू, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, मेरे को लग रहा है कि 100% एक्यूरेसी रही होगी इसमें तो सबकी। देखो क्या दे रखा है, 9a प्लस बी इज इक्वल टू, ये 64a बन गया और माइनस में 160b बन गया। मतलब माइंडसेट अपन को एग्जाम में ये करके ही जाना है कि ऐसा बोल सकते हैं कि 25 में से 20 से 21 क्वेश्चन एकदम इजी और डुएबल आने वाले हैं। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन होंगे जो थोड़े लेंदी होंगे या फिर टाइम खाएंगे, लेकिन पक्का हो जाएंगे। ये सेकंड अटेम्प्ट में करने होते हैं जिनको अपन मार्क फॉर रिव्यू करते हैं। और बाई चांस 1 या 2 क्वेश्चन ऐसा होता है जो अपन को हार्ड होता है, या तो इनको छोड़ना होता है या फिर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो सबसे लास्ट में करना है। तो मतलब ये अभी वो इजी वाली कैटेगरी की बातें चल रही है। ठीक है, अब जैसे 9a है, इधर लेके आएंगे अपन तो 64 में से 9 जाएगा, कितना 55 आ जाएगा। 160 इसमें जुड़ेगा, 161 बी आ जाएगा। ए अपॉन बी निकालना है, 161 बटे 55, ये वाला ऑप्शन सही आ जाएगा। बस ध्यान क्या रखना था कि अच्छा, ध्यान रखने की नीड ही नहीं है भाई, 141 है तो अगर उल्टा सुल्टा भी करते तो भी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, इजी इजी। ठीक है, सेकंड पे आते हैं। क्या बोल रहे हैं सेकंड के अंदर कि एक सॉल्यूशन है जिसमें 75% मिल्क है और बचा हुआ पानी है। तो लिखो इन चीजों को भाई, यहाँ मिल्क यहाँ वाटर। अब 75 और 25 होगा, रेशियो बना लेते हैं, 3:1 बन जाएगा मिल्क और वाटर का। अभी बोल रहे हैं कि पार्ट ऑफ अ सॉल्यूशन टू बी रिमूव्ड, यानी कि इस पूरे सॉल्यूशन को मतलब इसका कुछ हिस्सा निकाला है और फिर सेम अमाउंट का वाटर इसमें मिला दिया है, मतलब पानी इसमें वापस डाल दिया है। और अब जो मिल्क और वाटर का रेशियो है वो क्या बन जाता है, 3:4 बन जाता है। तो बस ये पूछ रहे हैं कि इज, यानी कि मतलब वो कितना है, पार्ट ऑफ सॉल्यूशन अपने कितना रिमूव किया है। तो भाई अपन ऐसा मान लेते हैं कि एक पूरा सॉल्यूशन था, क्योंकि देखो रेशियो में जब भी क्वेश्चन चलता है तो अपन 1 मानते हैं, परसेंटेज में चलता है तो 100 मानते हैं। तो एक पूरा सॉल्यूशन था, उसमें से अपन ने कुछ x निकाला है। और एक चीज और ध्यान रखना है यहाँ पे कि देखो सॉल्यूशन निकाला है फिर वाटर डाला है, मतलब कि जो दूध था वो जितना पहले था अब भी उतना ही रहेगा। तो एक तरीके से, या फिर अगर अपन ऐसा देखें तो, या फिर इसको इस मेथड, दोनों तरीके हैं जो आपका मन करे वो आप प्रेफर कर लेना कि भाई देखो अब यहाँ पे मिल्क और वाटर का रेशियो 3:4 बन रहा है, यानी कि मैं मिल्क लिख लेता हूं, सबसे बेस्ट ये रहेगा। तो भाई मिल्क कितना है, 3 है टोटल 7 में से। अब लेकिन ये तो बाद की बात है, जो फाइनल अपना मिक्सचर था उसकी पहले वाले में क्या होगा कि भाई टोटल एक सॉल्यूशन था, उसमें से अपन ने x निकाला, इतने का 75% मिल्क है, आया ना, तो 75% हो जाएगा। 75 इन दोनों को 25 से काटेंगे, 3/4 ही आएगा। देखो 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, 1 माइनस एक्स को सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ये 4 में वहां भेज देता हूं तो 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4/7 आएगा। ये x इधर आ जाएगा, ये इधर जाके घटेगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/7। यानी कि जो अपन ने पार्ट रिमूव किया था या फिर रिप्लेस किया है, जो भी पूछेगा वो 3/7 अपना आंसर देगा। जो ये वाला ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड नंबर पे आ जाओ। देखो थर्ड वाले में क्या बता रहा है कि 3 हेमिस्फेयर है, रेडियस 14 सेंटीमीटर है, इनको कट किया एक स्फेयर में से जिसकी रेडियस इधर रखिए, रिमेनिंग स्फेयर की वॉल्यूम बतानी है। तो अब मेल्ट एंड रिकास्ट नहीं कर रहा है, ये बना नहीं रहा है इसको तोड़ के, तो अपन बराबर नहीं करेंगे वॉल्यूम। बस इसने बोला कि वॉल्यूम बतानी है रिमेनिंग स्फेयर की, मतलब इसकी वॉल्यूम निकालो और उसमें से इनकी कटा दो, बस इतना ही काम करना है। तो भाई पहले फॉर्मूले जानेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, तो मैं स्फेयर के फॉर्मूले लिखूंगा पहले सारे, फिर हेमिस्फेयर के लिखूंगा, क्योंकि सोल पर्पस मतलब अपना इन वीडियोस का क्या रहता है कि एक तो अपन रिवीजन कर ले, दूसरा अपन क्विकली अगर कोई कंसेप्ट ऐसा दिमाग में नहीं याद आ रहा है तो वो रिकॉल हो जाए एक तरीके से, बस। तो देखो स्फेयर के अंदर क्या क्या फॉर्मूले होता है भाई, जो सी एस होता है कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों बराबर होते हैं, 4πr² के बराबर होता है। फिर अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो ये होती है 4/3πr का क्यूब। हेमिस्फेयर के अंदर क्या होता है कि सी एस ए तो सेम ही आएगा, मतलब इसका डायरेक्टली मतलब हाफ हो जाएगा 2πr²। लेकिन टीएसए में अपन क्या करते हैं, एक ऊपर जो सर्कल है, मतलब ये वाला जो सर्कल होता है, ये एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है तो 3πr² आ जाएगा। और वॉल्यूम तो डायरेक्टली आधी होनी ही है, तो इसका आधा करेंगे 2/3πr का क्यूब आ जाएगा।
इजी इजी फॉर्मूले थे, ए वाले मैं यहाँ लगाने वाला हूँ। स्फेयर की अपन को वॉल्यूम लिखनी है तो भाई आ जाएगी 4/3, पाई का मतलब 22/7 और आर का क्यूब मतलब 21। लेकिन इसमें देखो अब इस क्वेश्चन में क्या है कि फॉर्मूले सबको ध्यान होंगे, मेंसुरेशन सबका पड़ा हुआ है, इजी चीज है। खेल कहाँ है, कैलकुलेशन में खेल है, वो बताऊंगा मैं अभी। अब भाई अपन को 3 हेमिस्फेयर की वॉल्यूम घटानी है, यानी -3 इंटू में अब हेमिस्फेयर है तो फॉर्मूला भी फिर ये वाला लगेगा, यानी 2/3 पाई का मतलब 22/7 और आर का क्यूब मतलब 14 का क्यूब कर देना है। तो 14 इंटू 14 इंटू 14 लिख दिया। कॉमन निकाल लो चीजें, बहुत इजी पड़ेगा। तो देखो मैंने क्या बोला 22 बट्टे, या फिर ऐसा कर लो, अगर कॉमन नहीं निकालना चाह रहे तो काटा पीटी कर लो यहीं पे। देखो बतेरे तरीके हैं, लास्ट में बस कुछ ऐसा करेंगे कि यूनिट डिजिट वगैरह देख लें। देखो 7 से 21 से कट गया, फिर 7 से 14 कट जाएगा 2 बार, और 3 से 3 कट गया। तो अब देखो इधर क्या बच गया, 22 चौका 88 और 21 इंटू 21 441। पूरा गुणा तो मैं बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ, देखते हैं आगे फिर भी क्या होता है। 2 दूनी 4, 4 को 22 से किया 88 आ गया, 14 इंटू 14 196। अब देखो एक तरीका तो ये है कि 88 को कॉमन निकाल लूं, 441 माइनस 196 इजी पड़ेगा। पर देखो 8 एकम 8 और 8 छः 48, फिर भी 8 और 8 ही आ रहा है, मतलब ऑप्शन तो इन दोनों में से आएगा। कोई नहीं, कर लेते हैं अपन। तो भाई 441 में से 196 जाएगा, यहाँ 5 आ गया, 3 से 9 यानी 4 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2। ठीक है, अब देखो इसको गुणा करना है 88 से गुणा करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। 88 पंजे 440 होता है, 0 आएगा, 44 कैरी लगेगी। 88 को 4 से करेंगे 352 आएगा, 352 में 44 जोड़ेंगे तो लास्ट में 6 आ जाएगा। बाकी मेरे को मतलब नहीं है, मैंने ऑप्शन देखा यही दिखा, यानी ये जो है ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इजी चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो मतलब मेन सोल पर्पज मेरा मतलब ये था कि या तो अपन यूनिट डिजिट लगा दें या डिजिटल सम लगा दें, वो नहीं लग रहे तो फिर एक्सट्रीम लास्ट में जाके अपन कैलकुलेशन करेंगे। तो वो वाली चीज बस मैंने यहाँ पे सिखानी चाहिए। 4 नंबर पे आ जाओ। एक ट्राइंगल है, उसमें राइट एंगल दे रखा है बी के ऊपर, मतलब ये ट्राइंगल बनाया अपन ने ए बी और सी। ए बी की वैल्यू 15 है और बी सी की वैल्यू 20 है और सी ए की वैल्यू 25 है। वैल्यू पूछ रहा है कोस ए प्लस कोट ए की। अब देखो ये ऐसे क्वेश्चंस में समझाने वाली कोई चीजें नहीं है, ये वैल्यू रखनी है बस मुझे। तो बस एक चीज अपन को याद है कि भाई पीबीपी अपॉन में एचएचपी, ठीक है। इसके आपको ट्रिक्स तो पता ही होंगे, मतलब मेरे को बताने की क्या नीड है। देखो इसने बोला कोस से लिखना है, तो कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बाकी इसको है ना दिमाग में ध्यान रखना है, ज्यादा लिखने की नीड नहीं है, टाइम वेस्ट क्यों करना है फालतू में। तो कोस ए मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी 15/25 आ जाएगा। और कोट ए क्या आ जाएगा, कोट हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर एक तरीके से। तो इसके लिए बेस ये परपेंडिकुलर ये, तो 15/20 आ गया। भाई इनको सोल्व कर लो डायरेक्टली, या तो एलसीएम ले लो या काट लो, बात एक ही है। ये 100 आ जाएगा, ये 60 बनेगा और ये 75 बनेगा। 135/100 आएगा, जिसको मैं 5 से काटूंगा तो 27/20 आ जाएगा। मतलब कि ये दोनों ऑप्शन तो आंसर नहीं आने वाले। मतलब देखो इसने कहां खेला है कि ये वाला भी आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। पहले ये करते तो भी फिर ये करना ही पड़ता, क्योंकि इनमें भी दो में सेम है। कोई बात नहीं, साइन ए की वैल्यू निकालेंगे। ये मैंने फर्स्ट किया है सोल्व, यहां मैं सेकंड कर रहा हूं। साइन ए की वैल्यू क्या निकलेगी, अब देखो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस हाइपोटेनियस, यानी 20/25 और इनटू में कोट tan ए क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 20/15। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 5 से काट दो 4/5, 5 से काट दो 4/3, तो 16/15 आ जाएगा अपना आंसर फाइनल। यानी कि जो सेकंड वाला है ये ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब सिखाने लायक कोई चीज नहीं है, बस ऐसे क्वेश्चंस को तो अपन क्या डायरेक्टली सिंपलीफाई करेंगे। बस एक ही वाली चीज जो है वो ध्यान में रखना, बाकी लिखने से बचना, मतलब ताकि टाइम वेस्ट ना हो। 5 नंबर पे आ जाओ। इसमें क्या बता रहे हैं, ए और बी टुगेदर एक काम को 5 दिन में करते हैं, बहुत इजी जाएगा। ठीक है, बी और सी करते हैं 10 दिन में, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक क्वेश्चन ऐसा बनता है जिसमें डायरेक्टली अब कोई ना कोई इनके बारे में बात कर लेता है, लेकिन इसने फिर भी सी और ए का दे दिया, ये तो सबसे इजी टाइप बोलेंगे अपन। 20 दिन में करते हैं, इनका एलसीएम लेंगे, 20 ही आ जाएगा। ये 4 एफिशिएंसी, ये 2 एफिशिएंसी, ये 1 एफिशिएंसी। अब क्या पूछ रहा है उससे, मतलब जो भी पूछ रहे हैं, सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा ना कि ये सारे 2 बार आएंगे, वो 2 कॉमन लेंगे, तो a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 4 2 6 और 1 7 आ जाएगी, या फिर अगर 2 भी हटा दूं तो 7/2 आ जाएगी। इतना क्लियर है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसने पूछा क्या है कि b अकेला, तो b अगर अकेले की बात कर रहा है मतलब a और c की मुझे घटानी है। a और c की एफिशिएंसी तो 1 है, यानी कि यहां से अगर मुझे b की निकालनी है तो 7/2 -1 कर दूंगा c और a वाली, यानी कि 5/2 आ जाएगा।
तो 20 काम करवाना है, 20 से करवाना था, यानी 5/2 की एफिशिएंसी से 4 बार कटेगा, 4 दूनी 8 दिन ले लेगा पूरा काम को करने में। जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट। बढ़िया चीजें। अभी तक देखो एक भी क्वेश्चन नहीं आया ऐसा स्किप भी करने वाला, मार्क फॉर रिव्यू भी करने वाला, इजी चीजें हैं। 6 नंबर पे आओ, ये तो और भी इजी है भाई। मतलब मेरे को देखो, अब इस क्वेश्चन में है ना, ये मुझे नहीं करना है कि मतलब मैं डायरेक्टली आपको चीजें सिखा के निकल जाऊं, डायरेक्टली क्वेश्चन सोल्व करके निकल जाऊं। मतलब मेरा सोल पर्पस हमेशा ये रहता है कि आप बढ़िया से सिखा के जाओ चीजें, ताकि काम आए वो चीजें, ठीक है। मतलब यहाँ ऐसा है कि एक आइडेंटिटी होती है भाई, a³ + b³ + c³ -3abc की। कई आइडेंटिटी होती है, मतलब एक तरीके से 4 आइडेंटिटीज होती है। मैंने उनको याद करने का भी आपको तरीका बताया था, पर एक इनमें अपन ने स्पेशल कंडीशन पड़ी है कि अगर a + b + c 0 अपन को दे रखा है ना, a + b + c = 0 दे रखा है, तो ये वाली पूरी चीज फिर 0 के बराबर हो जाती है ना। क्योंकि इसके फॉर्मूले में, मतलब आगे जब अपन इसको फॉर्मूले को एक्सपेंड करते हैं तो a + b + c की टर्म आती है, तो वो पूरे को फिर 0 बना देती है। यानी कि मैं ये बोल सकता हूं कि ये मतलब यहां से निकल के क्या आएगा कि जो a³ + b³ + c³ है वो इवेंचुअली बराबर हो जाएगा 3abc के। कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मेरे से यही पूछा a³ + b³ + c³, यानी ये 3abc के बराबर हो गया। यानी कि 3 × में a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 7 है। मतलब abc ऑब्वियसली आएगा 7 ये 21 और 3 63 आ जाएगा abc के अंदर। 63 का मतलब ये वाला जो ऑप्शन है करेक्ट। समझ गए होंगे, बहुत इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है। 7 नंबर पे आओ। पर्सन ए है, उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया है 20,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करके। ये ए वाला बंदा है और इसके 14 महीने बाद में, पहले ये देख लेता हूं मैं कि 2 साल 3 साल क्या बातें कर रहा है, एट द एंड ऑफ 2 ईयर, यानी कि इसके 14 महीने बाद में, मतलब कि 14 महीने निकल चुके हैं, 2 साल में 24 महीने होते हैं, यानी बी जो भी पैसा लगाएगा वो 10 महीने के लिए लगाएगा, और ये तो पूरा 24 महीने ही लगाएगा। 2 साल को मैं महीने में बात कर रहा हूं, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, कितना रुपया लगाया, 18,000 रुपए लगाया, कोई दिक्कत नहीं है। सी वाले बंदे ने फिर 4 महीने के भी सी के बाद में, यानी कि अब देखो 14 महीने तो ऑलरेडी निकल चुके थे, अब 4 और निकाल दिए इसने, मतलब 18 महीने निकल गए, 24 में से 18 गए, सिर्फ 6 महीने बचे। कितना रुपए लेके आया सी वाला, 30,000 रुपए लाया, ठीक है भाई। सबसे अमीर बंदा यही है, लेकिन सबसे कम टाइम के लिए भी इसी ने दिया है, तो फिर इवेंचुअली चीजें डिफर कर जाती है। कोई बात नहीं, अपन को क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैक्सिमम इसमें मैं कोशिश करता हूं कि चीजों को पहले ही काट दूं, ताकि कैलकुलेशन मेरे को कम करनी पड़े। देखो भाई, इन 3 0 से 3 0 से 3 0 से कट गया, एक 0 और कट रही है। देखो 1 0 ये रही, 1 0 ये रही, 1 0 ये रही, कोई दिक्कत नहीं है। 6 से फिर कट रहा है, देखो 6 × 6 6 3 18 और 6 चौका 24, तो देखो 4 दूनी 8 आ गया, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 3 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम इजी बातें लिखी है मैंने। अब इसने क्या बोला, वैल्यू बटा किसकी गुणा चाहिए जिसकी। इसने बोला टोटल प्रॉफिट 43400 है, ठीक है, 43,400। ये वैल्यू जाएगी 8 3 11 और 3 14 की। मेरे को क्या निकालना है, प्रॉफिट शेयर ऑफ बी एंड सी, मतलब 3 और 3 6 की वैल्यू, वैल्यू बटा किसकी गुणा चाहिए जिसकी। सोल्व करो भाई, इसको आंसर आएगा। कैसे आएगा, देखो काटो भाई, 14 से काटेंगे, 14 3 42, फिर एक बार चला जाएगा 0 0, तो ये आ जाएगा 18600, 18,600 रुपए, ये हो जाएगा सही। 8 नंबर पे आ जाओ। फालतू कैलकुलेशन है, बस एक चीज ध्यान रखनी है, वी बोर्ड मास वाली, हर पेपर में बता के चल रहा हूं, क्वेश्चन आएगा फिर कंफ्यूज हो जाओगे। देख लेना, वी विनेकुलम होता है, विनेकुलम मतलब बार होता है, मतलब सबसे प्रायोरिटी इसको देंगे अपन। इसको सॉल्व करो भाई, 2/5 आ गया पहले तो। अब देखो, इससे पैनिक मत हुआ करो, ये चीज बस आपको कुछ नहीं करना, आपको डिवाइड को मल्टीप्लाई कर देना है, 13 का 1/13 बन जाएगा। इस चीज को अलग से सॉल्व कर लो भाई। 8 है, यहां भी 8 बनाओ, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 28/8, 33 में से 28 गया, 5/8 आया, पर मैं तो इसको गुणा करूंगा, तो 5/8 को मैं 8/5 कर दूंगा। मैंने उल्टा कर दिया है यहाँ पे, देख लेना भाई। फिर ये पूरी चीज को मैं सॉल्व करके और गुणा कर दूंगा 15/2 से, कोई दिक्कत नहीं है। सिंप्लीफाई करो इसे भाई, 5 से ये कट जाएगा 9 91 बार, 13 से कट जाएगा 7 बार, 8 7 56 आ गया। 56 गुणा 5 करेंगे तो 56 का आधा करो 28, 28 के आगे एक 0 लगा दो, 280 आ गया। मतलब मैं ये सोल्व कर रहा हूँ बेसिकली, 2/5 + 7 और इनटू करना है फिर मुझे 15/2 से। ये कर रहा हूं मैं, नहीं 8 7 56 था ना, 56, तो 56 गुणा 5 कितना बनाया मैंने, 280 बताया, क्योंकि इसका आधा करके 0 लगा दिया। 280 में 2 जोड़ा, 282/5 और 15/2 तो आएगा। ये 3 बार कट गया, ये 141 बार कट जाएगा। 3 गुणा करेंगे 433, आंसर आ जाएगा 14 42 होता है ना, 423 आ जाएगा। ये जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा,
कोई दिक्कत नहीं है। 9 नंबर पे चलते हैं। क्या दे रखा है इसके अंदर कि x की पावर 10 प्लस y की पावर 10 बराबर ये है, इसकी अपन को वैल्यू फाइंड करनी है। इजी इजी चीजें होने वाली हैं। देखो भाई कुछ नहीं करना, इसको चेंज कर लो। कैसे करोगे कि मतलब आप ऐसा कर लो कि x की पावर 5 को a मान लो। ये देखो ये लिखने की चीजें नहीं होती है, ये दिमाग में काम करना है। y की पावर 5 को मैंने b मान लिया, क्यों? क्योंकि देखो यहां भी वही था, 5 के ही मल्टीपल्स यहां है, 5 के ही मल्टीपल्स यहां पे है। क्वेश्चन को फ्रेम कर लिया अपन ने, यानी ये चीज क्या बन गई, a का स्क्वायर, ये क्या बन गया, b का स्क्वायर। और देखो जो नहीं लिखना चाहता ना उसके लिए भी मैं डायरेक्टली बता देता हूं, वो ऐसे कर सकता है कि x की पावर 10 थी, मैंने x की पावर 5 की पावर 2 कर दी, y 10 था, y की पावर 5 की पावर 2 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इधर x की पावर 5, y की पावर 5 है, बात तो एक ही है। अब देखो इधर क्या बन रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर में ab बन रहा है। पर मैं एक काम कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं कि इसको इधर ला सकता हूं मैं, या फिर यहां करेंगे तो क्या बनेगा, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ab, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab बराबर 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां भी ये इधर आ जाएगा। तो सोल्व कैसे करेंगे, देखो इसको मैं लिखूंगा x की पावर 5 की पावर 3 और ये y की पावर 5 की पावर 3, यानी ये बन गया a का क्यूब, ये बन गया b का क्यूब। अब भाई फॉर्मूला तो इसका बड़ा इजी होता है, a प्लस बी इंटू में आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। पर मेरे को एक बात पता चली कि ये वाली जो चीज है ना, ये तो 0 के बराबर है, यानी ये पूरा 0 बन गया, यानी जो पूछा था उसका आंसर 0 आ जाएगा। ये ऑप्शन सही है। मतलब क्वेश्चन में क्या होता है कि बस आपको एक तरीका ऐसा ढूंढना है कि जिससे आपको आंसर की तरफ पहुंच जाओ आप, बाकी कोई बड़ी बात नहीं होती। अब देखो डिस्टेंस का है, कितना इजी क्वेश्चन है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है भाई, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, मैं लिख देता हूं, ऐसे समझ जाओगे आप। तो अगर मैंने वैल्यूज रखी तो देखो क्या आएगा भाई, 9 माइनस 6 यानी कि अंडर रूट में 3 का स्क्वायर, फिर प्लस में b माइनस a का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 बराबर में 3 रूट 10 दे रखा है मुझे। इसने a माइनस बी पूछा है, भाई a माइनस बी कर लो चाहे b माइनस a कर लो, बात तो एक ही है, स्क्वायर करोगे तो सेम ही वैल्यू आएगी। और ऐसा भी है कि आप a में से b को घटाओ या b में से a को घटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता जब अपन लेंथ कैलकुलेट कर रहे होते हैं। जब भाई दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूं तो देखो ये वाला रूट हट जाएगा, इधर स्क्वायर आ जाएगा। इनको ओपन भी कर देते हैं, ये 9 बनेगा, ये a माइनस बी लिख दो, b माइनस a लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 3 का स्क्वायर 9 और इंटू में 10 आ जाएगा। भाई ये 9 उधर जाके घटेगा, 90 में से तो 81 बचेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। और यहां एक चीज आती है कि आप इसका आप रूट लेोगे ना, तो यहां तो a माइनस बी आ जाएगा या b माइनस a, पर यहां पे प्लस माइनस की दोनों वैल्यूज आएंगी, 9 आंसर आएगा। ये जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी वैसे भी आप समझ जाओगे 81 का रूट 9 ही होना है, एक ही ऑप्शन है। पर अगर किसी ऑप्शन में सिर्फ 9 लिखा होता तो मैं उसे आंसर नहीं करता, मैं प्लस माइनस 9 को प्रायोरिटी दूंगा। 11 नंबर पे आ जाओ, 3 डिजिट का एक नंबर है B9A, इस टाइप का, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये बोल रहा है a माइनस बी की वैल्यू बताओ। अरे भाई कुछ नहीं करना, दिमाग में रिकॉल करो 3 डिजिट वाले परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर। भाई स्टार्ट तो 100 से होता है, 10 का, फिर 11 का 121 आता है, 12 का, मेरे को पता चल गया कि भाई 196 एक ऐसा नंबर है जिसमें 9 आएगा। अरे आगे चाहे भाड़ में जाए, मेरे को कोई मतलब ही नहीं है। इसने एक B9 जैसा नंबर दिया तो मेरे को एक ऐसा ढूंढना था, आगे ऐसा कोई नहीं आएगा, और आता है तो भी वो जनरल होगा, ये हमेशा वैलिड होगा ये। तो अपन को तो अगर 196 में मिल गया तो अपन तो यही मान लेंगे कि 196 ही अपना नंबर है। और अगर ये क्वेश्चन गलत होता है तो फिर अपन चैलेंज करेंगे इसको, क्योंकि आगे होना ही नहीं है ऐसा कोई नंबर। 196 ही आ गया, मतलब कि इसने a माइनस बी पूछा है, 6 माइनस 1 करेंगे, 5 अपना आंसर आ जाएगा, जो ये वाला है ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 12 नंबर पे चले, सेंट्रोइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल MNO है। ये ट्राइंगल दे रखा है मुझे MNO, इसका सेंट्रोइड है। सेंट्रोइड क्या होता है बता दो बस मुझे। सेंट्रोइड को अपन G से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये मीडियंस का पॉइंट होता है, इंटरसेक्शन वाला, मीडियन से बनता है, मैंने ये लिख दिया, समझ जाओगे आप। तो भाई मीडियन बनाई मैंने, इसकी मीडियन यहां आई, इसकी मीडियन ये चली गई, और इसकी मीडियन यहां आ गई। ये एक पॉइंट हो जाएगा जो अपना मीडियन है, जिसे G, इसने P बोला है, कोई बात नहीं अपन P बोल देंगे, एक ही बात है। क्या बता रहे हैं, MR मीडियन है, मतलब ये MR एक मीडियन दे रखी है मुझे, MN की वैल्यू 12 है। इक्विलेटरल ट्राइंगल था, मतलब ये भी 12 और ये भी 12। और इक्विलेटरल ट्राइंगल में तो एक चीज और होती है कि किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो मैं मीडियन डालता हूं वो बाइसेक्टर का भी काम करती है। इतना ध्यान पड़ गया, कोई दिक्कत नहीं है। और वो एक तरीके से परपेंडिकुलर भी होती है इसके ऊपर 90 डिग्री, मतलब परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है वो,
यानी कि ये परपेंडिकुलरली करेगी। इतना क्लियर है। अब आगे चलो, इसने क्या पूछा कि लेंथ ऑफ पी आर बता दो। अरे यार निकाल, मतलब दिमाग लगाने की नहीं है, मैं बताता हूँ क्या करना है। और सब चीजों को छोड़ दो, परपेंडिकुलर छोड़ दो, सब भूल जाओ, कोई इग्नोर करो। एक चीज बस मुझे बताओ कि किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल में मुझे हाइट निकालनी होती है, एक हाइट, वो हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? क्या √3/2a नहीं होता? होता है। यानी कि √3/2 a की वैल्यू यानी 12 है, इससे काटूंगा तो 6√3 आ जाएगी हाइट की वैल्यू। पर मुझे क्या पूरी हाइट बतानी है? मुझे तो ये टुकड़ा पी आर बताना है। कोई बात नहीं, जो सेंट्रोइड होता है ना वो मीडियंस को 2:1 में डिवाइड करता है। यानी कि जो 6√3 वैल्यू है वो पूरे 2:1 यानी पूरे 3 टुकड़े की वैल्यू है। 2:1 में पूरे 3 टुकड़े की वैल्यू है। मुझे एक वाला टुकड़ा निकालना है। वैल्यू बटा किसकी गुणा चाहिए? जिसकी 3 से कटेगा 2 बार, 2√3 जो है वो मेरी पी आर की लेंथ आ जाएगी, जो मेरे से पूछा गया था। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज में। चले 13 नंबर के ऊपर। सर्टेन सम ऑफ मनी है, सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर दिया गया है 3780 रुपए 2.5 साल में देता है। अमाउंट हो जाता है ये, और 4050 रुपए 5.5 साल में हो जाता है। प्रिंसिपल पूछ रहा है, बेहद इजी क्वेश्चन है। कोई इक्वेशन नहीं बनानी, कोई दिमाग नहीं करना। इक्वेशन बनाओगे तो फॉर्मूला बता देता हूं, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन ऐसा है कि मैं डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकता हूं ये फॉर्मूला वगैरह लगाए बिना। कैसे? देखो भाई, जो मान लो ये 5.5 साल का अमाउंट है और ये 2.5 साल का अमाउंट है। अगर मैं इन दोनों अमाउंट को घटा दूं, 4050 में से मैं घटा दूं 3780, तो ये जो निकल के आएगा, एक बार मैं करता हूं इसको सॉल्व। ये 0 आ गया, ये 7 आ गया, ये 2 आ जाएगा। तो ये जो 270 है ना, ये 2.5 और 5.5 यानी जो 3 आ रहा है, उस 3 सालों का ब्याज हो गया ये एक तरीके से। पर मेरे को तो 3 साल का ब्याज चाहिए ही नहीं, मेरे को तो 1 साल का ब्याज चाहिए। 1 साल का ब्याज यहां से निकालूंगा, 90 रुपए आ जाएगा। और 1 साल के ब्याज से भी मैं क्या करूंगा, या तो मुझे 2.5 साल का ब्याज मिल जाए या 5.5 साल का ब्याज मिल जाए, तो मेरा काम बने। तो मैंने इसको 2.5 से गुणा किया, भाई मेरे को तो 2.5 साल चाहिए ना, या तो 5.5 या 2.5 निकाल लो। तो 90 का अपन ने 2.5 गुणा किया, भाई 0 से तो पॉइंट उड़ गए, 25 में 225 होता है। ये ब्याज आ गया 2.5 साल का। ठीक है, तो भाई 3780 रुपए मेरे को अमाउंट मिल रहा था। इस अमाउंट में से अगर मैं ब्याज 225 रुपए घटा दूं, यानी सिंपल इंटरेस्ट घटा दूं, तो क्या मुझे प्रिंसिपल नहीं मिलेगा? यही फॉर्मूला यूज किया मैंने। तो प्रिंसिपल यहां से कितना मिलेगा? 3780 में से 220 घटाना है, 3555 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, एकदम इजी चीज है, छोटी सी कैलकुलेशन करनी थी बस, और कोई बड़ी बात नहीं थी। और अगर किसी को मान लो ये 25 का पहाड़ा नहीं आता, तो वो ऐसे भी कर सकता है कि भाई 90 का 2 गुना कर लो 180 आएगा, फिर 90 का 5 गुना कर लो, यानी कि 9 का 5 गुना कर लो, बेसिकली आधा हो गया ना वो 90 का आधा, यानी 45। इन दोनों को जोड़ोगे तो 225। बतेरे तरीके होते हैं कैलकुलेशंस को आसान बनाने के। आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, तरीका यही फॉलो करना, मजा आ जाएगा। 14 नंबर पे आ जाओ। एक एक्सटेंडेबल लेडर है। अब देखो, अभी तक अपन क्वेश्चन करके आ रहे थे, वो पहली बार में हो रहे थे, इजी भी लग रहे थे। अब इस क्वेश्चन को देख के कुछ कुछ दिमाग में आ रहा है कि एक तो इतना बड़ा है पढ़ने में, लेडर वगैरह की बात कर रहा है, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, माथा पचा सकता है। मार्क फॉर रिव्यू करके निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आदत में डाल लो ये चीजें। कुछ कुछ चीजें ऐसी पकड़ो, जैसे मैं कुछ कुछ आपको नाम भी बता देता हूं ऐसे ऐसे। भाई अगर आपको मान लो किस्त का क्वेश्चन दिख रहा है इंस्टॉलमेंट का, उसी टाइम पे हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन दिख रहा है, उसी टाइम पे, मतलब मेरे अकॉर्डिंग ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपकी। या फिर जैसे मैं एक दो टाइप अगर और लेऊं तो जैसे कि पार्टनरशिप वाले कुछ क्वेश्चन होते हैं जो भी बहुत ज्यादा अपन को कई बार कैलकुलेशन करवाते हैं। आज वाला तो चलो इजी था। तो मतलब ऐसे कुछ चैप्टर्स दिमाग में बिठा लो जिनको मतलब चाहो तो अपना मतलब जिनकी टाइमिंग सही आ रही है, वो कोई दिक्कत नहीं है। जो थोड़ा सा मतलब बेसिक लेवल पे मतलब एवरेज लेवल पे खेल रहे हैं, वो भाई इन चैप्टर को मार्क फॉर रिव्यू करके आगे निकला करो। ये रिकमेंडेड चीज है भाई, बाकी तो जैसी आपकी मर्जी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो इसमें क्या बोला है, अपन कर लेते हैं सिंप्लीफाई। अभी इसने क्या बोला कि एक एक्सटेंडेबल लेडर है, वो अपने नॉन एक्सटेंडेड फॉर्म में रीच करती है हाफ ऑफ द हाइट ऑफ अ वॉल। तो ये वॉल है, इसकी हाफ हाइट यानी कि ऊपर और नीचे बराबर है, यहां पे ये लेडर आ रही है इस पॉइंट से। ठीक है भाई, और 30 डिग्री का एंगल बना रही है ये जमीन से। देखो इसने क्या बोला है कि विद द ग्राउंड। अब बोल रहा है कि फुल्ली अगर एक्सटेंड कर देते हैं तो वो टॉप ऑफ द वॉल पे रीच कर जाती है सेम पॉइंट ऑफ द ग्राउंड से, यानी इसी पॉइंट से अब वो टॉप पे पहुंच चुकी है। ठीक है, सीधी समझ लेना बस, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। बोला व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एक्सटेंडेड लेंथ ऑफ द लेडर टू इट्स नॉन एक्सटेंडेड लेंथ। यानी कि अपन से मान लो इसको मैं L1 बोल दूं और इसको L2 बोल दूं, तो L1 रेशियो L2 पूछ रहा है अपन से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सटेंडेड से यानी कि L1 रेशियो L2 अपन को फाइंड करना है।
कैसे करोगे भाई, दिमाग लगा लो अपना। अब देखो नॉर्मल सी बात है कि मेरे को कितनी कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है, कितना दिमाग लगाना पड़ेगा, ऑब्वियसली मैं तो मार्क फॉर रिव्यू करके निकलता। अब अपन कर रहे हैं तो देख लो भाई, 30 डिग्री दे रखा है, तो मैं इस वाले ट्रायंगल में ऐसा मान लेता हूं कि ये पूरी हाइट अगर h है तो ये h/2 हो जाएगा, ये h/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करो, इसमें मैं भाई मेरे को काम में क्या क्या लेना है, एक तो ये, एक ये काम में लेनी है, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, मतलब मैं sin 30 लगा देता हूं। तो sin 30 होता है परपेंडिकुलर यानी h/2 अपॉन हाइपोटेनियस यानी L2। sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, कोई दिक्कत नहीं है। ये अब देखो h/2 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि जो h है वो L2 के बराबर आ गया। इतना क्लियर हो गया, इसको सिंप्लीफाई किया मैंने और कुछ नहीं किया, मतलब कि जो हाइट है पूरी वो L2 के बराबर है। अब अगले स्टेप पे चलो भाई, ये तो एक राइट एंगल है, दीवार और जमीन में राइट एंगल होता है। अगर मुझे L1 निकालनी है तो मैं बोल सकता हूं क्या, L1 का स्क्वायर बराबर में h का स्क्वायर और प्लस में ये जो बेस है इस बेस को आप a बोल दो, प्लस में a का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं एक चीज और करता हूं, इस बेस के बारे में भी कुछ ना कुछ पता लगाने की कोशिश करता हूं। भाई कोस लगा दो, भाई मैंने लगाया कोस 30, तो कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि a अपॉन में L2। कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे L2 की वैल्यू चाहिए या फिर मुझे a की वैल्यू चाहिए बेसिकली, ताकि मैं यहां a रखूं तो वो L2 की फॉर्म में आ जाए, ताकि L1 और L2 में मुझे रिलेशन मिल जाए। यही करना था अपन को फाइनली, ठीक है। तो देखो क्या होगा, L1 का स्क्वायर बराबर में h का स्क्वायर या फिर L2 का स्क्वायर प्लस में a का स्क्वायर। तो देखो a का स्क्वायर करना है मतलब L2 √3/2 का स्क्वायर करना है, L2 √3/2 का होल स्क्वायर। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मैं इन चैप्टर्स को इरेज कर रहा हूं, यहां पे अपन सॉल्व कर लेंगे, फालतू में जगह घेर के बैठा है अपनी, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो अब भाई कैसे होगा सिंप्लीफाई, मैंने बोला था कैलकुलेटिव जाएगी, चीजें जा रही हैं। L1 का स्क्वायर इज इक्वल टू L2 का स्क्वायर और प्लस में इसका स्क्वायर करूंगा मैं, L2 का स्क्वायर आएगा √3 का 3 बन गया और 2 का 4 बन गया, 4 और 3 7 आ जाएगा। मतलब पक्का है कि 7 वाला ऑप्शन कुछ आएगा, ये दोनों तो पक्का नहीं आने वाले, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ गया 7 L2 का स्क्वायर और अपॉन में 4 और बराबर में L1 का स्क्वायर। L2 के स्क्वायर को भी मैं नीचे ले आता हूं, रूट लेऊंगा दोनों तरफ L1 अपॉन L2 निकालने के लिए, तो भाई √7 और अपॉन में 2 आएगा, √7/2, मतलब ये वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट है। क्वेश्चन में कोई दम वाली बात नहीं थी, मैं बिल्कुल मानता हूं, पर लेंदी है, टाइम खाएगा, तो बेटर है कि मार्क फॉर रिव्यू करके आगे निकलो। 15 नंबर पे आ जाओ, इजी क्वेश्चन है, इसका डायरेक्टली स्क्वायर कर दो भाई, तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab। अब 2ab की वैल्यू तो 4 दे रखी है, तो बराबर में इसका स्क्वायर भी होगा, यानी कि 4 × 3 आ जाएगा, 12 में से 8 जाएंगे, 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ही मेरे से पूछा था, आंसर आ गया 4। ठीक है भाई, ऐसे क्वेश्चंस में तो सोच विचार ही नहीं करना। अब ये देखो, कॉस्ट प्राइस एक आर्टिकल का 2000 रुपए था, मैं सारी चीजें समझाऊंगा इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखना भाई। कॉस्ट प्राइस 2000 रुपए है, शॉपकीपर ने मार्क किया है द प्राइस एट 40% अबव द कॉस्ट प्राइस। तो मार्कअप जो होता है ना, वो आप कॉस्ट प्राइस पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई इस 2000 के ऊपर उसने 40% अबव मार्क किया है, मतलब 140/100 कट गया, 14 दूनी 28, मतलब 2800 रुपए आपने मार्क कर दिए। आप खरीद के लाए 2000 में, आपने अब उसके ऊपर 2800 रुपए रेट लिख दी, बिल्कुल। अब आप क्या करोगे, इस मार्क प्राइस पे आप डिस्काउंट दोगे, और वो डिस्काउंट दोगे तो आपकी सेलिंग प्राइस आ जाएगी। भाई डिस्काउंट देने के बाद में बेचते हो, जो बेच रहे हैं वो सेलिंग प्राइस है। इसने क्या बोला कि अलाउ करता है एक डिस्काउंट 10% का मार्क प्राइस पे, तो इस 2800 रुपए के ऊपर ये 10% का डिस्काउंट दे देता है, मतलब 90/100 में बेच देता है। लेकिन इसने क्या बोला कि इफ ही सेल्स द आर्टिकल फॉर इतने रुपए, मतलब ये सेलिंग प्राइस दे रखी है मुझे, यानी कि कुछ ना कुछ और पूछेगा। ये बोल रहा है आफ्टर अलाउइंग अनदर डिस्काउंट ऑफ 5%, यानी एक डिस्काउंट और देगा। कोई बात नहीं, यहीं पे मैं लिख देता हूं y/100। एक चीज बस नोटिस कर लेना यहाँ पे कि आपने जब पहले वाला डिस्काउंट दिया था तो आपने 10% का डिस्काउंट था, उसकी जगह 90 क्यों लिखा, ये 100 - 10 किया। यहां पे भी कायदे से तो मुझे 100 - y लिखना चाहिए था, पर मैं y लिख के चलूंगा, मैं लास्ट में जो भी निकल के आएगा उसको 100 में से घटा के आंसर मार्क कर दूंगा। बराबर में 2268 दे रखा है मुझे, देखो भाई दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गए, एक जीरो से एक जीरो कट गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 और 2 4 और 6 10 और 8 18, 9 से ये कट जाएगा, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18। अब 28 से ये कट जाएगा, 28 से ये कट जाएगा 9 बार, यानी कि y की वैल्यू अगर मैं यहां से निकालूंगा ये 10 गुना होगा तो 90 आ जाएगी, पर 90 नहीं, 100 में से 90 को घटाओ, यानी कि 10% का आप जो है वो सेकंड वाला डिस्काउंट दे रहे होगे जब 2268 में बिकेगा। 17 नंबर पे आ जाओ। एक क्रो है,
ड्रॉप करता है एक पेबल इनटू अ बकेट। मैं इस क्वेश्चन को अब इतना ही पढ़ के मैं मार्क फॉर रिव्यू करता और मैं आगे जाता, क्योंकि मेरे को पता है कि वो बकेट में अगर वो पेबल डाल रहा है तो मतलब पक्का ऐसा क्वेश्चन है जिसमें मेरे को वॉल्यूम वगैरह दिमाग लगाना पड़ सकता है। क्वेश्चन देखना, 2 लाइनों का आंसर होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पर मेरे को जहां पे झिझकाहट थोड़ी सी भी आ जाती है ना, या पढ़ने में ऐसा लग रहा है कि क्या पता क्या होगा, मैं मार्क फॉर रिव्यू करूंगा, क्योंकि मुझे टाइम सेव करना है और मुझे ज्यादा स्कोर करना है, ज्यादा एक्यूरेसी के साथ में। इसलिए प्रेशर नहीं आने दूंगा मैं पहले अटेम्प्ट में, फर्स्ट गो में एकदम स्मूथनेस आनी चाहिए। भाई देखो, एक चीज सिर्फ मतलब रेकमेंड कर देता हूं, मानोगे तो सच में फायदे में रहोगे। आज ही दिमाग में बिठा लेना कि एग्जाम के मान लो 3, साढ़े 3, 4 महीने जो भी बचे हैं, आज के दिन से ही स्टार्ट कर देना। ये वाली जो चीजें मैं बता रहा हूं फॉलो करना। मैं नहीं बता रहा कि मेरी ही करो, पर जो भी आदतें हैं ना वो अभी से पड़ेंगी, वरना पूरे साल मान लो, बहुत से मैंने बच्चे ऐसे देखे हैं जो पेपर को पोज कर करके क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व करते हैं। अभी नंबर आ जाएंगे, खुशी मिलेगी, बाद में फिर गिल्ट में ही रहना है। अभी मतलब आप ऐसा करोगे कि आप सारे क्वेश्चन को ऐसे उस पे ही ले लोगे, ईगो पे, कि सॉल्व करो के ही निकलूंगा, पूरे ही लाऊंगा, तो नहीं आ पाएंगे भैया जी। टाइम भी सेव करना है, अपन को एक्यूरेसी भी रखनी है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, प्रेशर का भी हैंडल मतलब होता है एग्जाम के अंदर, तो क्या क्या करोगे। इसलिए अभी से आदतें डाल रहा हूं इन चीजों की। तो जो मैं बता रहा हूँ मार्क फॉर रिव्यू करने वाला, तो ये नहीं है कि रटना है, पर दिमाग में बिठाना है कि मैं क्या तरीके से उनको मार्क फॉर रिव्यू कर रहा हूं, या क्या कैसे स्किप कर रहा हूं। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी रखनी है बस आपको। भाई समझ में आ गया, पता चल गया। और एक चीज और कि चलो कोई नहीं, अभी इग्नोर करते हैं, एक बार कंटिन्यू करते हैं वरना फ्लो बिगड़ेगा फालतू में। तो मैंने बस क्या बोला कि इसको मार्क फॉर रिव्यू करना है, बाकी अपन अभी सॉल्व कर लेंगे। देखो क्या बता रहा है। इसने बोला कि एक क्रो है, वो ड्रॉप करता है एक पेबल इनटू द बकेट ऑफ अ रेडियस 7 सेंटीमीटर। मतलब एक बकेट है इस तरीके की, बकेट सिलेंडर जैसी होती है, इसकी रेडियस दे रखी है मुझे 7 सेंटीमीटर। ये बोला कि जैसे ही, अब एक नॉर्मल सी बात है, इसमें अगर पानी होगा तो जैसे ही आप इसमें पत्थर डालोगे तो थोड़ा सा पानी ऊपर उठेगा, बहुत सारे पत्थर डालते जाओगे पानी ऊपर उठता जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब पानी बाहर गिर जाएगा। इसने क्या बोला, एक पत्थर डालने पे 0.5 सेंटीमीटर बढ़ता है, एक पत्थर डालने पे 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब आधा सेंटीमीटर बेसिकली बोल सकते हैं। आगे क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द बकेट। वॉल्यूम निकालनी है, मतलब मुझे सिलेंडर की वॉल्यूम πr²h होती है। बाकी 2-3 फॉर्मूले भी बता दूं तो CS से होता है 2πrh, सर्कमफ्रेंस लिया उसको हाइट से गुणा किया। TS से होता है CSA प्लस बेस और ऊपर वाला एरिया, या फिर बोल सकता हूं 2πr इंटू में h+r, वॉल्यूम लिखी हुई है। तो मुझे वॉल्यूम निकालनी है। अब ये बोल रहे हैं मिनिमम 20 पेबल सेम वेट के डाले गए हैं ओवरफ्लो करवाने के लिए। ओवरफ्लो का मतलब क्या है कि पूरा पानी बाहर निकालने के लिए 20 पेबल डाले जाते हैं। तो हाइट इसने बकेट की 21 रखी है, पूरे बकेट की 21। तो बस मुझे तो पहले ये निकालना है कि इसके अंदर जो पानी है वो कितना है। तो बस मैं ये पता कर लूं कि कितनी हाइट तक पानी था, तो मेरा काम बन जाएगा, वॉल्यूम निकल जाएगा भाई। ठीक है, मैंने ये देखा कि एक पत्थर से आधा सेंटीमीटर हो रहा है। इसने बोला 20 पत्थर, 20 पत्थर का मतलब ये पेबल्स है ना, और ये राइज है, कितना राइज हो रहा है, तो मतलब 10 सेंटीमीटर का राइज आएगा। ठीक है भाई, टोटल 21 सेंटीमीटर हाइट थी, जिसमें से 10 सेंटीमीटर अपन ने राइज करके उसको बाहर निकाला, मतलब 11 सेंटीमीटर तक पानी पहले से भरा हुआ था। वॉल्यूम बतानी है, पाई का मतलब 22/7, और 11 अगर दिख गया तो 11 का मल्टीपल ढूंढ लो, आगे दिमागी मत लगाओ भाई। 9 और 1 10, 10 में से 9 गया नहीं, 8 में से 10 गया नहीं, 8 में से 11 गया नहीं, 10 में से 10 गया, हाँ पक्का ये आंसर आएगा। सॉल्व करके देख लो। 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर करना है, मतलब कि 7 का स्क्वायर करना है, और इंटू में हाइट का मतलब 11 करना है। ये कटेगा, 154 को 11 से गुणा करके देख लेना, 1694 पक्का मिलेगा। कहां टाइम बचाया, सिर्फ और सिर्फ आप देखो पूरे क्वेश्चन के अंदर कितनी चीजें लिखी हैं। एक पेबल से आधा सेंटीमीटर, ये लिखना भी नहीं है, एक पेबल से आधा सेंटीमीटर, 20 पेबल से 10 सेंटीमीटर, टोटल 21 थी, 10 निकल गया मतलब 11 हाइट बची। 11 हाइट बची मतलब ऑप्शन वही होगा जो 11 का मल्टीपल होगा। बिना पेन चलाए बिना पूरे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते थे। तरीका समझ में आ गया। 18 नंबर पे आ जाओ। HCF दे रखा है m, y की वैल्यू दे रखी है, LCM पूछ रहा है। एक फॉर्मूला होता है HCF इंटू LCM बराबर A गुणा B, मतलब नंबर फर्स्ट नंबर सेकंड। HCF मुझे दे रखा है m, LCM मुझे पूछ रहा है A की वैल्यू, मतलब पहला जो नंबर है, या फिर इसने बोला कि दो नंबर x और y हैं, तो x तो x ही है, और b यानी y जो है उसकी वैल्यू mn दे दी इसने। कोई बात नहीं, यहाँ mn रख दो, m से m काट दो। मेरे को LCM निकालना था, x गुणा n आंसर आ जाएगा, x गुणा n आंसर मिल गया। वेरी इजी क्वेश्चन,
19 नंबर पे आओ। एक पर्सन ने x डजन बनाना खरीदे हैं 3024 रुपए के, मतलब कि ये सीपी है, और फिर हर बनाना को 12 रुपए का बेचा है। बोल रहे हैं कि प्रॉफिट जो है वो उसे 1008 रुपए का हुआ है, एक्स की वैल्यू बताओ। भाई बहुत ज्यादा मतलब सच में वही है कि इजी क्वेश्चन है, दिमाग नहीं लगाना बिल्कुल भी, बस तरीका क्या होना चाहिए वो देखना। कितना प्यारा तरीका बता दो कि भाई मैंने 3024 रुपए के बनाना खरीदे, ये सीपी है। अगर मैं इस सीपी में मैं प्रॉफिट ऐड कर दूं तो मेरी एसपी निकल के आ जाएगी। बिल्कुल सही बात है। तो भाई कितना प्रॉफिट हुआ है? 1008 का प्रॉफिट हुआ है, मतलब जो एसपी है वो 8 और 4 12 यानी 32 और 4032 आ गई। भाई 4032 मेरी एसपी थी, मतलब इतने रुपए के बेच रहा था, और टोटल मैंने क्या किया है 12 रुपए में एक बनाना को बेचा है। तो भाई बनाना का नंबर निकल के आएगा, यहां से देखना 12 3 36, 43 के लिए फिर 12 3 36, फिर 12 6 72, 336 केले मैंने बेचे हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पर इसने तो ये पूछा है कि डजन में कितने बेचे। भाई एक डजन में 12 केले होते हैं, इसको 12 से भाग लगा दो, 12 दूनी 24, 24 के बाद में बच गया 6 3 9 96, 12 28 96, 28 आ गया। मतलब मैंने 28 डजन केले जो हैं वो इस बंदे ने बेचे होंगे। कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा इजी क्वेश्चन था, मजा आया सिंप्लीफाई करके, सीखने को भी बढ़िया मिला। अब एक काम करो, जो मैं पहले बोल रहा था, जाके अपना स्कोर कमेंट करके आ जाओ, ठीक है, और ताकि मेरे को पता चल जाए कि मतलब क्या आपका स्कोर चल रहा है, क्या अपन को इंप्रूवमेंट करना है, क्या चीजें करनी है, और रिव्यू डाल के जरूर आओ कि भाई कैसा समझ में आया, क्या चाहते हो समझना, या फिर क्या ऐड करें, क्या हटाएं, जो भी है वो अभी अभी जाके कमेंट करके आओ, फिर आगे कंटिन्यू करो, ठीक है। चलो 20 नंबर पे वाई इंटरसेप्ट निकालना है अपन को इस लाइन का। वाई इंटरसेप्ट के लिए फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और अगर दोनों इंटरसेप्ट पूछ ले x और y वाले तो वो क्या होता है, वो होता है फॉर्म अलग अलग होती है, तो y अपॉन ए प्लस में x अपॉन बी और बराबर में c, या फिर इसको ऐसे भी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें ये फॉर्म होती है। तो अपन को ये तो पूछा नहीं है, अपन को तो ये पूछा है, ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। भाई कन्वर्ट करेंगे तो देखो 95/19 यानी 5 आएगा। मैं बताता हूं कैसे। भाई मैंने लिखा 19y, मैं उधर ले गया तो इधर बच गया 47x प्लस 95, मेरे को तो y निकालना था, तो 47/19 आएगा और प्लस में 95/19 आएगा। देखो स्लोप पूछता तो 47/19 क्योंकि m के बराबर है, इंटरसेप्ट पूछा है तो 95/19 यानी 5। ठीक है भाई। 21 नंबर पे टाइम टेकन बाय अ बोट टू ट्रेवल 135 किलोमीटर अपस्ट्रीम इज 9 घंटे। 135 किलोमीटर जाती है 9 घंटे में। अपस्ट्रीम का मतलब होता है कि स्पीडें घटेंगी, यानी x माइनस वाई आएगा, लेकिन इसने बोल दिया कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम 2 है, मतलब x माइनस 2 बनेगा। ठीक है, इसको सोल्व करके यहां से x निकाल ही लो फटफट। तो देखो 9 एकम 9, 45 के लिए 15, 15 और 2 17, मतलब जो बोट की स्पीड है वो 17 है। ये बोट की होती है और ये स्ट्रीम की होती है हमेशा, यहां तक इजी है। आगे क्या बोला कि टाइम टेकन बाय बोट निकालना है 152 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में। 152 किलोमीटर जाना है डाउन स्ट्रीम का मतलब 17 प्लस 2, क्योंकि बोट की और स्ट्रीम की दोनों की जुड़ जाएगी। 17 और 2 19, 19 से 152 8 बार कटता है, आंसर आ गया। ठीक है भाई। 22 नंबर पे आओ। एवरेज वेट, एवरेज का क्वेश्चन मैंने क्या बोला, जो मेरा मेथड सिखाया हुआ है उसी से करना है, एक लाइन में आंसर आएगा, कोई बेसिक नहीं करना, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। क्या बोला इसने कि 30 औरतों का औसत वजन 56 किलो है और ये 30 का है। फिर क्या बोल रहा है कि एक आदमी आ जाता है तो एवरेज बढ़ जाता है 1.2 किलो से, तो आदमी का वजन क्या है। भाई कैसे निकालोगे? अब देखो मैं बेसिक भी बताऊंगा, डरने की कोई बात नहीं है, यहां बता देंगे, मैं लिख भी लेता हूं बेसिक ताकि मेरे को याद रहे। देखो तरीका क्या है भाई, 1.2 से एवरेज बढ़ा है, जितना एवरेज बढ़ा है इस बंदे के आने से उतना ही तो वो सब पे अपना इफेक्ट डाल रहा होगा, या फिर उसका वजन जो है वो सब पे इफेक्ट डालेगा। तो टोटल 30 औरतें पहले थी, एक बंदा अब आ गया, यानी टोटल 31 बंदों का 1.2 kg वजन बढ़ जाएगा, जब तो एवरेज बढ़ पाएगा इतना। इसको सोल्व करो, 12 एकम 12, एक कैरी लगी 12 36 और एक 37.2 बढ़ेगा 56 के अंदर। इसको सोल्व करेंगे तो 93.2 आ जाएगा, यानी कि जो इस बंदे का वजन था वो इतना था। इजी क्वेश्चन, देखो बहुत इजी लगा होगा, जिनको समझ में नहीं आया ना वो ये चीज कर लेना कि भाई 30 औरतें थी तो उनका अगर मैं टोटल वजन निकालूंगा तो वो आ जाएगा 56 × 30। एक आदमी और आ गया, यानी कि ये तो 30 औरतों का वजन हो गया, इसमें एक आदमी और जुड़ गया जिसको मैं ए वजन का मान लेता हूं,
और ये टोटल अब 31 जने बन गए, इनका अब एवरेज हो गया है 56 प्लस 1.2 यानी 57.2। भाई मेरे पास में 56 गुणा 30 यहाँ रखूंगा प्लस ए बराबर, यानी ये सोल्व करना है आपको बस, 56 गुना 30 प्लस ए बराबर में 57.2 और इंटू में 31। अब मेरे को नहीं लगता कि ये सोल्व करना ज्यादा बेटर मानोगे आप इस मेथड से। नॉर्मल सी बात है, ये बहुत इजी चीज है, इसको समझने की कोशिश करना, मजा आने लगेगा आपको भी। ठीक है भाई, 23 नंबर पे आओ, एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है भाई, बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, चाहो तो कर सकते हो मार्क फॉर रिव्यू, बाकी पढ़ के देख लो एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसने क्या बोला कि एरिया ऑफ सर्कल बताओ, एक आर्क ऑफ लेंथ वगैरह दे रखा है, एक कोड दे रखा है, ये बोल रहा है कि अच्छा ये वो क्वेश्चन है कि मतलब ये इससे एरिया निकल जाएगा क्या, इससे एरिया निकल जाएगा क्या, या फिर दोनों की नीड पड़ेगी, या फिर दोनों से ही नहीं निकलेगा, वो वाला क्वेश्चन है। एक तरीके से जीके वाला पैटर्न लेके आ रहा है, एडिक्विटी पैटर्न है ये। ठीक है भाई, समझ रहे होगे आप। तो करोगे भाई कैसे, देखो आंसर मत निकालना क्योंकि वो पूछ ही नहीं रहा कि इस एरिया कितना है, बस ये पता कर लो कि निकल सकता है क्या। भाई आर्क ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर दे रखी है, जो सबटेंड करती है 40 डिग्री का एंगल सेंटर पे, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि बस ये इतना बोल रहा है कि एक सेंटर पे जो ये आर्क है ये 40 डिग्री का कोण सबटेंड कर रही है और आर्क की लेंथ 6 सेंटीमीटर है। अरे तो एरिया निकल जाएगा, इससे मैं बताता हूँ कैसे, तरीका समझ लो बस, कि जो 2 पाई आर मेरी लेंथ होती है ना सर्कमफ्रेंस की, वो पूरे 360 डिग्री की होती है, पर मेरे लिए यहाँ पे ये कोई थीटा की बात कर रहा है 40 डिग्री की। तो देखो मैं ये वाली चीज को यूज करके, मतलब ये क्या है, ये मेरी सर्कमफ्रेंस की जो आर्क की लेंथ आ गई 6, मैं यहां से यूज करके इजीली आर निकाल सकता हूं, चाहे वो पाई के टर्म्स में आए, चाहे वो पॉइंटों में आए, चाहे रूट में आए, आर निकल सकती है। आर निकलेगी तो एरिया पक्का निकलेगा, मतलब ये तो दे देगा मुझे एरिया। सेकंड स्टेटमेंट पे आओ, एक कोड है 9 सेंटीमीटर की, ये भी बना लो, वो सबटेंड कर रही है 90 डिग्री का एंगल सेंटर के ऊपर। भाई 90 डिग्री का कर रही है, मतलब ये और ये बराबर हो जाएंगे, दोनों रेडियस हो जाएंगी, मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। यानी कि इसको रेडियस बोलो, इसको रेडियस बोलो, तो देखो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं, तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यानी 2r स्क्वायर बराबर में कोड की लेंथ मुझे कितनी 9 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी 9 का स्क्वायर। आर स्क्वायर बराबर यहां से निकल के आएगा 81/2, चाहे पॉइंटों में आए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मरने दो उस चीज को। आप तो बस ये बता दो कि आप पाई आर स्क्वायर निकाल सकते हो क्या, बिल्कुल निकाल सकते हो, क्या दिक्कत है। यानी ये भी आपको एरिया दे देगा, मतलब दोनों एरिया दे देंगे, यानी कि आइदर इन स्टेटमेंट 1 और इन स्टेटमेंट 2 दोनों सफिशिएंट है, यानी ये जो है ये करेक्ट ऑप्शन होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया लगा होगा ये वाला क्वेश्चन। तो 24 नंबर पे आओ, क्या बता रहे, एक मेटल क्यूबॉइडल ब्लॉक है जिसके डायमेंशंस ये दे रखे हैं, इसको मेल्ट करके स्फीयर बनाया, ये है मेल्टन डिकास वाला क्वेश्चन, वो नहीं था। तो भाई वॉल्यूम बराबर करो, इसकी वॉल्यूम बनेगी 88 इंटू 84 इंटू 42, और इसको स्फेयर में ढाला है, स्फेयर की वॉल्यूम क्या होती है 4/3 पाई आर क्यूब, पाई का मतलब 22/7 और आर का क्यूब। लेकिन आगे पढ़ो, इसने बोला कि सरफेस एरिया बता दो उस स्फेयर का, तो पहले आर निकालोगे, फिर सरफेस एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करोगे 4 पाई आर स्क्वायर। तो मेरे को बस एक बात बताना कि यहां से जब भी आप आर निकाल रहे होगे, तो देखो 22 चौके 88 से 88 तो कट जाएगा, साथ ही 21 भी इधर आएगा। एक बार मैं बताता हूं, समझाता हूं, ये चीजें नहीं करनी है पर समझा रहा हूं मैं। 21 इधर आएगा तो आपका जो भी आंसर होगा उसमें पक्का 7 का मल्टीपल तो होगा, जब भी, क्योंकि देखो आर यहां से निकल के आएगी, वो 7 के मल्टीपल्स में आएगी, वही आर आप यहां यूज करोगे तो 7 के मल्टीपल में तो पक्का मिलेगा आंसर। ऑप्शन ढूंढ लो 7 से डिवाइड होने वाला, इजीली आंसर आ पाएगा मेरे अकॉर्डिंग। तो भाई देखो 7 से 7 दूनी 14, 21 बचा, 7 21 पूरा पूरा कट गया, ये नहीं कट रहा, 7 से 7 दूनी 14, 4 42 कट गया, ये कट रहा है, आगे चलो, 7 दूनी 14, 6 61 के लिए 56, 5 59, 56 46, ये नहीं कट रहा, 7 21 1 11, तो 47 यानी 42, 5 56, ये भी कट रहा है, मतलब 2 ऑप्शन है। तो एक कोई और चीज ढूंढ लो ऐसी जो यूनिक हो। एक चीज ऐसे कर लो कि भाई जब पाई लिखोगे तो 22/7 आएगा, वो 22 के अंदर 11 आएगा, तो इन दोनों में से ऐसा ऑप्शन देख लो जो 11 से हो रहा है, पहले भी देख सकते थे। तो भाई देखो 2 और 1 3 और 6 9, 9 में से 14 गया तो ये भी नहीं कटेगा, ये देख लो बस लास्ट, 2 और 1 3 और 6 9, 9 - 9 0 आ रहा है, मतलब ये 11 से पक्का कटेगा, यानी यही आपका आंसर है और कोई हो ही नहीं सकता। बाकी मैं तरीका भी बता देता हूँ, भाई आर का क्यूब है, 21 का 21 पड़ा रहने दो, 84 को लिख सकते हैं 21 इंटू 4, 42 को लिख सकते हैं 21 इंटू 2। मैं तरीका भी बता के जाता हूँ, ऐसा नहीं है कि आपको शॉर्ट ट्रिक बस बता के निकल गया, ताकि भाई जो नहीं समझने वाला है वो भी समझे। ये आर का क्यूब, मेरे को तो आर निकालनी है, क्यूब रूट लेऊंगा, इसका 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 मिला के तो 21 आ गया, 8 का 2 आ गया, मतलब आर इज इक्वल टू 42 आ गई।
भाई 42 यहाँ रख दो, 4 22/7 42 और 42, 7 से 42 6 बार कटेगी, 22 चौके 88 इंटू 6 इंटू 42 करोगे 22,176 आ जाएगा। करके देख लेना अपनी शिद्दत के हिसाब से। 25 नंबर पे आ जाओ। बी जो है वो एक सर्टेन डिस्टेंस कवर कर सकता है, ये एक नहीं है भाई, ये करेक्ट करना, ये था, मेरे को देखना पड़ेगा यार, एक सही 2/3 था, एक सही 2/3, और ए लेता है 28 मिनट कम उससे बी से, तो स्पीड का रेशियो बताना है। देखो एक चीज बताता हूं भाई, एक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। अगर आपकी डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं एक दूसरे के, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि S1 T1 बराबर S2 T2 फॉर्मूला बन जाता है, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूं कि अगर S1/S2 करेंगे तो T2/T1 आएगा। मतलब कि दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम कम होगा, स्पीड घटाओगे तो टाइम बढ़ेगा। कॉमन सेंस भी लग रहा है ये तो भाई अगर मैं ए और बी का टाइम लिखूंगा उसका उल्टा करके मैं स्पीड भी निकाल सकता हूं फिर, ठीक है, यही करना है। टाइम देखो क्या दे रखा है, 1 घंटा, या फिर ऐसे बोल दो कि 5/3 घंटे, मिनट में बदल लो तो 100 मिनट आ गए, ये है बी के, तो बी का 100 मिनट नीचे लिखो। अब ए इससे 28 मिनट कम ले रहा है यानी 72 मिनट ले रहा है, तो स्पीड इसका जस्ट उल्टा यानी 100/72, इसको 4 से काट लो, ये 24 बार, ये 4 से, नहीं क्या कर रहा हूं मैं, 4 से काटोगे तो 18 आएगा ना, तो यहां तो आ जाएगा 18, यहां आ जाएगा 4 से 25, तो 25/18 का मतलब ये वाला जो ऑप्शन है सही है। देखो 18/25 भी दे रखा है, ये ध्यान देना है। इसने पूछा क्या ए और बी का, तो ए और बी का तो 25/18 बोलोगे ना, इस तरीके से। तो भाई मतलब मजेदार क्वेश्चन थे सारे के सारे, बहुत ईजी वाले थे। जो भी गलती करी है वो कॉपी में नोट डाउन करना, अगली बार से रिपीट मत करना, बस 1-2 बार रिपीट हो भी जाए तो भी फिर से सीखने की कोशिश करना, लेकिन कम करना गलतियों को बस, ठीक है। बाकी जो मैंने बताया कि रिव्यू डाल देना, कमेंट कर देना, स्कोर भी बता देना। बाकी मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।